नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। 1 हफ्ते का वक़्त बीत चुका है। 23 तारीख को नतीजे आए थे महाराष्ट्र के और 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी अभी तक बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर उसका मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिली हैं, शिवसेना शिंदे को 57 और अजीत पवार गुट को 41 सीटें मिली हैं, यानी कि 230 का प्रचंड बहुमत उसको मिला है। उसके बावजूद वो सरकार नहीं बना पा रही है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या स्वरूप होगा सरकार का, वो तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से अड़ंगा अड़ा दिया है एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे पूरे गायब हैं, उनका मोबाइल भी नॉट रीचेबल है। वो अपने गांव चले गए हैं और जहां पर वो हैं वहां या तो सिग्नल्स नहीं है या जानबूझकर उन्होंने अपना मोबाइल ऑफ कर रखा है, क्योंकि वहां उनका नंबर नहीं लग रहा है, वो नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। बुधवार को उनसे उनकी मुलाकात हुई थी अमित शाह से और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उसके बाद से उनके तेवर सख्त नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक तो लंबी चौड़ी फहरिस्त अपनी बना रखी है। पहले तो वो मुख्यमंत्री से नीचे बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन अब 132 सीटें बीजेपी की आई हैं तो जाहिर सी बात है उनको झुकना पड़ रहा है, लेकिन वो इतना नहीं झुकना चाहते हैं। उनको गृह मंत्रालय चाहिए और उसके साथ 12 और महत्वपूर्ण मंत्रालयों की उन्होंने मांग की है। वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अगर बने तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार नहीं है। इस तरह की तमाम खबरें सुनने में आ रही हैं और एकनाथ शिंदे आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, इस तरह की बात मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि उनके ही दल के एक नेता विधायक का कहना है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि संजय सिरसाट ने अब से कुछ देर पहले क्या कुछ कहा है इसको लेकर। सुनिए आप पहले जरा। देखिए, कल अमित शाह के नेतृत्व में सभी नेताओं की एक बैठक हो चुकी, ये आपका जानकारी है। अब क्या निर्णय होने वाला है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अमित शाह साहब, मोदी साहब जब निर्णय लेंगे उसी के बाद पता चलेगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का कौन, किसका नाम उन्होंने जाहिर किया है। और जब तक ये राजनीति में थोड़ा सा जो टेंस आया है, उसी वजह से एक बार मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो जाता है, उसके बाद मंत्रिमंडल कैसा बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री पद के खाते किसी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, राष्ट्रवादी की तरफ कितने, शिवसेना की तरफ कितने, बीजेपी की तरफ कितने, ये सब सेकेंडरी सवाल है। पहला सवाल है मुख्यमंत्री का। तो मुझे लगता है आज रात तक उनका नाम डिक्लेयर होना चाहिए और इस सब ये होने के बाद इसकी कवायद होगी। 2 तारीख को शपथ ग्रहण का सोहरा होगा, ये ऐसी मुझे जानकारी है। आपस में जो चल रहा है मामला, मुख्यमंत्री कौन और उप मुख्यमंत्री कौन या सीएम के लिए जो अभी कुछ नहीं चल रहा है। अभी आपस वाली बात ही नहीं। तीनों नेताओं ने अमित शाह साहब को कह दिया है कि आप डिसीजन लो, आपको जो अच्छा लगता है उसके आप जो भी निर्णय लेंगे उसकी तामील हम लोग करेंगे। इसलिए कोई भी खींचातानी नहीं है, कोई किसी के बारे में ये बनेगा कि वो बनेगा, इसका कोई भी अभी निर्णय नहीं लेंगे। अब ऊपर वाले निर्णय लेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे होगा। शिंदे साहब दिल्ली में जाने वाले हैं, ऐसे भी एक चर्चा थी। शिंदे साहब दिल्ली में नहीं जाएंगे। दिल्ली के राजनीति के बजाय उनको महाराष्ट्र की राजनीति करने में इंटरेस्ट रहेगा और महाराष्ट्र में अभी पार्टी की जो बुनियाद है वो जड़ से मजबूत करने का काम वो करेंगे। क्या शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री होंगे? ये मुझे पता नहीं। अभी शिंदे साहब उसके बारे में डिसीजन लेंगे। क्या लगता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो डिसीजन उनका रहेगा। सीएम साहब अभी गांव को गए अपने, क्या विशेष है ऐसा क्या? नहीं, सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहां ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। बड़ा निर्णय होने जा रहा है। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे।
तो आपने सुन लिया संजय शिरसाट को। साफ तौर पर वही कह रहे हैं कि जब उनको कोई बड़ा निर्णय लेना होता है एकनाथ शिंदे को, तो अपने गांव चले आते हैं जहां कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, कुछ नहीं होता, और वहां जाकर वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं। तो बड़ा फैसला तो वो लेने जा रहे हैं और आज शाम तक इसका ऐलान हो जाएगा, ये उनका कहना है। पहले शपथ ग्रहण समारोह जो है उसकी तारीख बताई गई 2 तारीख, अब बताया जा रहा है 5 तारीख। अब पता नहीं 5 को भी वो शपथ ग्रहण समारोह हो पाएगा या फिर नहीं, इस पर भी बड़ा सवाल है। बीजेपी विधायक दल की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है, कोई ऑब्जर्वर अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। तो आप ये देखिए कि 1 हफ्ता बीत गया है और इस 1 हफ्ते के अंदर अमित शाह जैसे जिनको चाणक्य कहा जाता है वो हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे से बात भी की है और सब कुछ सामने है, लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे के तेवर तल्ख हैं क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। और अगर वो उप मुख्यमंत्री बने तो उसके साथ उनको महत्वपूर्ण तमाम मंत्रालय चाहिए। और अभी उन्होंने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। पहले उन्होंने ये भी कहा था कि वो सरकार में ही शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि मुख्यमंत्री से कम वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर उनका बयान आया कि जो भी फैसला सेंट्रल लीडरशिप यानी कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी लेंगे वो उन्हें कबूल होगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि एकनाथ शिंदे कोई बड़ा गेम प्लान करने की फिराक में है। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी मुलाकात जितेंद्र आह्वाड जो कि शरद पवार गुट के नेता हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है, जिसके बाद से सुगबुगाहट और ज्यादा तेज हो गई है कि क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, क्या एकनाथ शिंदे को झटका दे सकते हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे को कई तरह के प्रपोजल्स जो है वो दिए गए हैं। एक उनको प्रपोजल ये भी दिया गया है कि केंद्र में उनको कोई मंत्रालय दिया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है केंद्र में मंत्रालय तो वो शिंदे खुद तो नहीं जाएंगे और उन्होंने इस बात से एक तरह से इनकार कर दिया है कि वो सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में ही रहना चाहते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में ही वो रहेंगे। आपको ये याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद जब परिस्थितियां बदली, पार्टियों को तोड़ा गया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। अब इन्हीं एकनाथ शिंदे को यह कबूल नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और वो उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि अभी तक तो ये भी तय नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के, क्योंकि आपको ये पता है कि अब तो पर्चियों से ये पता चलता है कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। राजस्थान में आपने देखा, मध्य प्रदेश में आपने देखा कि जहां शिवराज सिंह चौहान से लेकर वसुंधरा राजे उनको कैसे साइडलाइन किया गया, उनकी हैसियत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? जिस तरह के पूरे जातीय समीकरण है महाराष्ट्र में, उसमें कोई बड़ा मैसेज देने की कोई कोशिश, कोई कवायद बीजेपी कर सकती है? क्या कोई मराठा चेहरा हो सकता है? क्या कोई ओबीसी चेहरा हो सकता है? हालांकि आरएसएस ये चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री हो, क्योंकि 2025 में 100 साल आरएसएस के पूरे होने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई ब्राह्मण चेहरा ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने। अगर ऐसा है तो इस रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं, लेकिन जिस तरह से जातीय गोलबंदी करने में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी उसने ताकत लगाई हुई है, क्योंकि दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो वो लगातार आरक्षण के कैप को बढ़ाने, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, जिसके जितना नंबर उसकी उतनी हिस्सेदारी, लोकतंत्र संविधान को बचाना, ये तमाम मुद्दे उन्होंने अहम तरीके से उठाए हुए हैं। और ऐसे में बीजेपी लगातार इस तरह के स्टेप्स जो है वो उठा रही है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तो उसकी सियासत वो कर ही रही है कि इसकी काट भी वो पैदा करे। क्या ऐसा वो कर सकती है कि कोई देवेंद्र फडणवीस की जगह कोई मराठा या फिर कोई ओबीसी चेहरा वो मैदान में उतारे? कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी इसको लेकर कोई पुख्ता खबर नहीं है। दूसरी तरफ दूसरी जो अहम खबर है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, लगातार जब से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, आपको ये पता है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बड़ी चुनावी धांधली करके महाराष्ट्र में एक तरह से जनतंत्र की लूट की गई है, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि आखिर
5 बजे से लेकर जो फाइनल वोटिंग परसेंटेज है उसमें 7.83% का इजाफा कैसे हो गया, और ऐसे करके 76 लाख वोटर्स जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई और एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं, चिट्ठी लिखी थी। अब चुनाव आयोग का इसमें जवाब आया है, और आपको पता है चुनाव आयोग क्या जवाब देगा। चुनाव आयोग ने सीधा सरल, बिल्कुल एकदम जैसे उसका होता है, उसने ढिठाई से अपना जवाब दे दिया है कि कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद उसने 3 दिसंबर शाम को 5 बजे का वक्त कांग्रेस को दिया है कि अगर आपके कोई सवाल है तो हम उनका पूरे तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं, ये तो कहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये लाइन भी उसमें जोड़ी गई है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और ये बात लगातार चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। और आपको पता है कि इससे पहले भी जब हरियाणा इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी थी तब भी इसी तरह का जवाब आया था। उसमें तो बाकायदा तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से लताड़ लगाई गई थी। अब कई एग्जाम्पल्स यहाँ पर सामने आए हैं। 9 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जिनके एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन उनमें से 3 के एग्जाम्पल फिलहाल मैं आपके पास रखूंगी वक्त की कमी की वजह से। जिला है अहमदनगर, जहां पर 12 सीटें हैं। 5 बजे तक 61.95% वहां पर वोटिंग हुई, और रात को 11:30 बजे 71.73% वहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ गया, यानी कि 9.78% वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। यहां पर 12 सीटें हैं, बीजेपी को 10 मिली, कांग्रेस को 2 मिली। दूसरा जिला है जलगांव, जहां 11 सीटें हैं। 5 बजे तक 54.69% तक मतदान हुआ, और रात को 11:30 बजे तक बढ़कर ये 64.42% हो गया, और इसका डिफरेंस आया 9.73%, यानी कि रात को 11:30 बजे 9.73% जो मतदान है वो बढ़ा दिया गया। यहां पर बीजेपी को तमाम 11 की 11 सीटें मिली और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। तीसरा जिला है कोल्हापुर, जहां 10 सीटें आती हैं। यहां पर 67.97% मतदान हुआ 5 बजे तक। 11:30 बजे तक 76.25% तक ये बढ़ गया, यानी कि 8.28% का डिफरेंस आया। यहां पर बीजेपी ने 9 सीटें हासिल की और 1 अदर्स के खाते में गई। ये मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने, और ये तथ्य इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूं कि आप ये देखिए कि वोटिंग परसेंटेज के जरिए एक नई चुनावी धांधली का जो पूरा खेल किया जा रहा है वो आप लोगों के सामने, जनता के सामने रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग हर बार की तरह यही कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पोलिंग एजेंट को मतदाताओं का नंबर और जो पोलिंग परसेंटेज है उसकी जानकारी लगातार अलग अलग वक्त से दी जा रही थी। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन, ये कहना है चुनाव आयोग का। और इस सबके बीच महाराष्ट्र की पूरी सियासत का पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ चुनावी धांधली पर सवाल उठ रहे हैं कि चुनावी धांधली हुई है, ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग का ये रवैया है। दूसरी तरफ एक तरह से शरद पवार का ये कहना है कि जो जनादेश है उसकी इंसल्ट की जा रही है कि 1 हफ्ता बीत गया है और महाराष्ट्र के लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना बड़ा जनादेश दिया है महाराष्ट्र ने। अगर हम ये भी मान लें कि चुनावी धांधली नहीं हुई फॉर इंस्टेंस, तो आप ये देखें कि इतना बड़ा जनादेश दिया है, 230 सीटें दी हैं महायुति को, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसके मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से पेच फंसा दिया है। और एकनाथ शिंदे कोई बड़ा अहम फैसला, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या अमित शाह उनके आगे झुकेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके आगे झुकेगी? क्या उनकी शर्तों को माना जाएगा? अगर वो मुख्यमंत्री बनते भी हैं तो क्या गृह मंत्रालय और तमाम जो महत्वपूर्ण मंत्रालय 12 जिनकी लिस्ट उन्होंने सौंपी है, क्या उनको वो दी जाएगी? क्योंकि हार्ड बार्गेनिंग करते हुए यहाँ पर एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, और एक तरह से इसे पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं कि वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ये सुनहरा एग्जाम्पल है। उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया कि उन्होंने पार्टी उनकी टूट के 2 हिस्से हुए, उसका फायदा उन्हें मिला, वो मुख्यमंत्री बने, और अब उनको फिर से फायदा मिला कि 57 सीटों के साथ वो अभी सत्ता में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है वो विन विन सिचुएशन में है एकनाथ शिंदे, और इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी वो अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप दोनों मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ महाराष्ट्र के जाने माने पत्रकार प्रकाश पोहारे जी मौजूद है। प्रकाश जी, बहुत
बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। मेरे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संदीप यादव जी भी जुड़ गए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। और प्रकाश जी, क्योंकि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, शुरुआत आपसे करूंगी, फिर संदीप जी आपके पास आ रही हूँ। एकनाथ शिंदे नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। सतारा में जो उनका गांव है वहां पर चले गए हैं, हार्ड बार्गेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना कबूल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय से लेकर 12 मंत्रालयों की लिस्ट भी सौंपी है। अमित शाह से मुलाकात होती है और उसके बाद देखिए कि वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद कोई संपर्क किसी से उनका हो नहीं रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जितेंद्र आव्हाड से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल? एकनाथ शिंदे क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या इस स्थिति में है वो? प्रकाश जी। देखिए, आपको किसने पूछा? जी आपको ही। अच्छा, नहीं देखिए, ऐसा है महाराष्ट्र के अंदर में फिलहाल की जो सियासत चल रही है बुजरा, वो बड़ी पेचीदा हो गई है। और जिस तरीके से 2019 में करीब करीब 1-1.5 महीना सरकार नहीं बनी थी, वो आपको याद होगा। फिर बाद में किस तरीके से वो सुबह जाके ये बना अजीत पवार के साथ में 1.5 दिन का सरकार, और बाद में फिर किस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने फिर तीनों पार्टियां एक होकर कैसे सरकार बनी, ये सारा आपको पता है। उसी तरीके से आज भी ये जो सिचुएशन है ये ऐसी है। भाजपा को 132 मिले हैं और 4 निर्दलीय है उनके पास में, तो भी इनके कितने हो जाते हैं तो 136 हो जाएंगे। तो ऐसा है कि ये खुद के दम पे तो सरकार बना नहीं सकती। इनको एक तो शिंदे को या अजित पवार को किसको ना किसको साथ लेना पड़ेगा। तो आज ऐसी परिस्थिति है महाराष्ट्र के अंदर कि कुछ भी हो सकता है। यानी ये जो दोनों पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की, ये दोनों जाके महाविकास आघाड़ी में भी मिल सकती है। क्योंकि ऐसा है कि करीब करीब ये तीनों का अगर काउंटिंग करे तो करीब करीब 140 सीटें इनके पास में हो जाती है, 144 सीटें हो जाती है। और चाहिए कितनी, तो 2-4-5 उतने निर्दलीय है। जो खेला भाजपा ने 2019 में खेला था, वो आपको पता है, वो 50 खोके एकदम ओके वाला, वही खेला ये भी खेल कर सकते हैं ना, इनको कौन सा मना है। और अभी क्या है कि लोगों को आजकल पॉलिटिक्स में कुछ लगता नहीं है कि ये शिंदे और अजित पवार और शरद पवार, यानी कहने का मतलब महाविकास आघाड़ी, ये अगर एक आ जाते हैं तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी आश्चर्य रखने की बात नहीं है। और लोग उसको पसंद भी करेंगे कि क्योंकि लोग भाजपा के ये सियासत से कंप्लीटली उगता गए हैं। और बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर ये इस तरीके से सरकार बनती है तो ज्यादा अच्छी रहेगी महाराष्ट्र के लिए। क्योंकि बात ऐसी है कि फिलहाल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनी है, जो चुनाव आया है या जिस तरीके से जो सीटें आई है, तो वो लोगों को हजम नहीं हो रही है। पहली बात तो क्योंकि इतना इनको आ ही नहीं सकता। ईवीएम की धांधली है, 100% हुई है। इसके लिए बाबा आढाव जो है, एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, वो बैठे हैं 2 दिन से उपोषण के लिए, अनशन पे बैठे हैं। उनके आज मैंने ऐसा सुना है कि उद्धव जी, शरद पवार और ये सारे लोग भी उनके समर्थन में वहां गए हैं। 5 तारीख को मैंने भी अकोला में कॉल दिया है एज ए एक्टिविस्ट इसके बारे में। तो लेकिन क्योंकि बातें ऐसी है कि लोगों का, देखिए आप सोशल मीडिया पे कहाँ पे भी जाएंगे, किसी आदमी को ये चीज हजम नहीं हो रही है कि इनको इतनी सीटें मिल सकती है। ईवीएम के कई घोटाले सामने आए हैं। कई मतदार संघ के अंदर जब लोग है तो एक फैमिली का आदमी खड़ा है, उसी की फैमिली के 6 वोट उसको नहीं मिलते, 2 मिलते तो 4 का गए। तो और उसके बाद में ऐसी कई कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जिसके अंदर 2 उम्मीदवारों को बिल्कुल एक जैसे वोट्स है, एक जैसे हर राउंड में एक जैसे वोटिंग हुआ है उसको। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल 15-15, 20-20 बार इसमें अगर उनको सरीके वोट मिलते हैं तो ये क्लियर हो कि इसमें कुछ ना कुछ हेर फेर या मैनेजमेंट किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। और महाराष्ट्र की सियासत जो अभी बिल्कुल अटकी पड़ी है, उसका कारण ऐसा है कि शिंदे कहीं पे भी जा सकते हैं क्योंकि अभी उनको डर नहीं है। और दूसरी बात ऐसा है कि जब ये जो सत्ता में बैठे हैं तो इनको मालूम है कि अभी ये राजदार है, शिंदे भी और अजित पवार भी राजदार है। जो कुछ ईवीएम की धांधली की गई है तो इसके अंदर तो क्या है, ये कॉमन, इनका जो कॉमन एजेंडा है ना, ये कॉमनली बने हैं सब। इनको सारा पता है कि किसने क्या खेल किया, किसने क्या खेल किया। तो ना बीजेपी शिंदे को छोड़ सकती है, ना अजित पवार को छोड़ सकती है। क्योंकि दोनों ने अगर मुंह खोला, अजित पवार ने और शिंदे ने अगर मुंह खोला
तो सरकार गिर जाएगी, यानी री इलेक्शन हो जाएंगे, बवाल हो जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल बवाल हो जाएगा। तो ये हिसाब से क्या है कि अभी वो स्लो एंड स्टेडी विन द गेम ऐसी बात चालू है। और ये जो चल रहा है, मैं नहीं समझता कि और भी आने वाले 8-10 दिन भी ये महाराष्ट्र का मामला हमारा सुलझ नहीं सकता, बिल्कुल पक्की तरीके। ओके जी खुश रहो। ओके, बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि 8 से 10 दिन और मामला नहीं सुलझ सकता है और शिंदे और पवार भी कोई भी बड़ा फैसला जो है वो ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप वहां महाराष्ट्र में बैठकर ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। जब शिवसेना टूटी थी और एनसीपी टूटी थी तब भी किसी को नहीं पता था, तब भी शायद ये नहीं लग रहा था कि ये पार्टियां इस तरह से, खासतौर पर शिवसेना और जैसी और एनसीपी जैसी पार्टियां जो कि बहुत मजबूत महाराष्ट्र में, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगी और ऐसा कुछ हो जाएगा और बीजेपी इस तरह से सरकार बना लेगी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। महत्वपूर्ण बात संदीप जी, प्रकाश जी कह रहे हैं कि दोनों राजदार हैं, यानी कि बीजेपी के लिए इन दोनों को खुश रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर किसी ने भी एक को भी अगर नाराज किया और इनमें से किसी एक ने भी मुंह खोल दिया तो सारे राज जो है वो फाश हो जाएंगे। और दोनों ही, चाहे एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, घाघ है राजनीति के। जब वो अपनी पार्टी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं वो। जी बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है, क्योंकि इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकते हैं एकनाथ शिंदे। कारण ये है कि एकनाथ शिंदे का दर्द अगर आप देखें तो जीत तो उनको बड़ी मिली उस गठबंधन में, और उन्होंने जो कदम उठाया था शिवसेना से जब वो अलग हुए थे, जब पिछली सरकार थी वहां महाराष्ट्र में 2019 में से लेकर 1924 तक 2024 तक, क्षमा करिएगा, तो उन्होंने वहां इस एक्चुअली महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में खास करके शिवसेना पार्टी के भीतर, क्योंकि शिवसेना के जो फॉलोअर्स हैं वो अलग तरह के फॉलोअर्स हैं, वो हिंदुत्व के दर्शन को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वो बहुत आसानी से किसी व्यक्ति को भूलेंगे नहीं। आज सत्ता है तो वो उनको कहीं ना कहीं पचा ले रहे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में नहीं होंगे तो उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, और उनको गद्दार छुप छुप के कहते ही हैं लोग। जब वो अलग हुए थे तो उनको बहुत लोगों ने कोसा था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। वो ऑटो चलाया करते थे मुंबई में, और उनकी पूरी राजनीतिक जीवन के पीछे बाला साहब ठाकरे का योगदान था। शिवसेना ने उनको बनाया, उस पार्टी को वो छोड़ के चले गए। तो अभी जो वो नाराज होके गए हैं सतारा, वो बेसिकली मामला बहुत गंभीर है और इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमित शाह से उन्होंने डरना बंद कर दिया तब वो सतारा गए, क्योंकि भारत की राजनीति में इतना आसान नहीं है कि आप अपना फोन स्विच ऑफ करिए और चले जाइए, अनरीचेबल हो जाइए। तो उन्होंने 2 निर्णय बहुत कठोर लिए हैं। एक तो वो मुख्यमंत्री से नीचे किसी भी पद पर समझौता नहीं करना चाहते हैं, और बात भी सही है, क्योंकि मराठा जो आबादी है वहां, वो समझ रहे हैं इस बात को। 32% आबादी है वहां। मराठा एक ऐसा समूह है जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उस समाज को कंट्रोल करता है, और एकनाथ शिंदे उसकी अभी फिलहाल जो लीडरशिप है उसमें सबसे आगे हैं। अगर वो छोड़ देंगे तो उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता है। उप मुख्यमंत्री का क्या पद होता है? बस जबरदस्ती आप अपने को राजनीतिक रूप से रेलिवेंट बनाए रहते हैं। मुख्यमंत्री के बाद कोई पद है तो वो गृह मंत्री का है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स का, उप मुख्यमंत्री भी वैसे ही है। तो वो एक बार अगर उसको मान लेते हैं तो उनका जो कद है राजनीतिक, वो कम से कम आधा तो हो ही जाएगा। उन्होंने ये ठान लिया है कि किसी भी हद तक मुझे इससे समझौता नहीं करना है, और इसीलिए वो गायब हुए हैं। मतलब गायब का मतलब कि सतारा चले गए। और अगर वो टूट के अलग होते हैं, अगर स्वाभाविक है कि ये जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना है और एनसीपी शरद पवार गुट है और कांग्रेस, स्वाभाविक है उनको ऑफर कर देंगे, क्योंकि फिलहाल अभी 5 साल के लिए कहीं नहीं। रही बात जो ईवीएम की थियरी है, हकीकत है कि बहुत सारे इरेटिक रिजल्ट्स आए हैं, और ये पूरे महाराष्ट्र में अगर आप बात करिए किसी से भी, तो हर व्यक्ति यही कह रहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं। तो जैसे भी है, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है महाराष्ट्र में, उसमें एकनाथ शिंदे ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है। और मैं बताता चलूं कि एकनाथ शिंदे राजनीतिक रूप से देवेंद्र फडणवीस से कहीं से भी कम नहीं है, उनसे 2-4 कदम आगे ही है। कारण यही है कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा भाव से शिवसेना को के लिए काम किया। बाद में जब अलग हुए तो वो दर्द भी देखा जा सकता था उद्धव ठाकरे के पास भी और इनके पास भी, और उसकी मजबूरियां थी। लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया है कि उससे नीचे आएंगे
तो फिर इनकी पार्टी भी नहीं बचेगी उस तरह से, क्योंकि वहां जहां बाला साहब ठाकरे का परिवार है उसमें अपनी शिवसेना को खड़ा करना वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भले इस चुनाव को हारे हैं उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक उन लोगों की आइडियोलॉजी है, जब केंद्र में सत्ता का परिवर्तन होगा तो इनका हिसाब किताब हो सकता है, इसलिए वो समझ रहे हैं इस बात को और वो छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं बीच का रास्ता निकालेगी और वो केंद्र के लेवल से निकलेगा। अभी बातचीत हुई थी, लग रहा है फेल हुआ है, तो फिलहाल आगे जो भी होगा, लेकिन एक स्टैंड जो लिया है एक नाथ शिंदे ने वो बोल्ड स्टैंड है और बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ी हैं, खास करके जो सिर्फ नेतृत्व है उसका। जी, बिल्कुल। और ये महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अमित शाह से डरना बंद कर दिया है एकनाथ शिंदे ने, और यही वजह है कि उनका मोबाइल जो है वो ऑफ है, कर लिया गया है, नॉट रीचेबल है या फिर वो नॉट रीचेबल है। ये एक बड़ी बात है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद वो सतारा चले जाते हैं और वहां पर जाकर उनका फोन नॉट रीचेबल हो जाता है और हार्ड बार्गेनिंग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे, बिल्कुल साफ। और एकनाथ शिंदे को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन रीजनल पार्टीज के साथ अपना अलायंस किया है उनका क्या हश्र हुआ है, वो एक तरह से खत्म हो गई हैं। उसमें खुद जिस पार्टी में वो पहले थे वो भी उसमें शामिल है कि कैसे उसको दो हिस्सों में बांट दिया और क्या हश्र हुआ, ये उनके सामने है। इसके अलावा पंजाब से लेकर तमाम जगहों पर ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया और यूज एंड थ्रो की जो उसकी पॉलिसी है उसका इस्तेमाल करते हुए उनको फेंक दिया गया। अब एकनाथ शिंदे को भी ये लग रहा है कि ऐसा ना हो उनके साथ भी यूज एंड थ्रो हो जाए, यानी कि उनका इस्तेमाल करके फिर उनको फेंक दिया जाए या उनकी हैसियत जो है वो कम कर दी जाए। क्या पूरी लड़ाई प्रकाश जी इसी बात की है कि एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से अब इस जुगत में है कि उनकी जो हैसियत है, जो एक मुख्यमंत्री वो बने थे, अब उससे कम पर वो नहीं मानेंगे। अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो पूरी हैसियत है, राजनीतिक हैसियत, वो उनकी कम हो जाएगी और वो उनको किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत संघर्ष और कुर्बानी के बाद ये पोजीशन जो है वो हासिल की है। प्रकाश जी। बुचरा जी बिल्कुल आपने सही फरमाया है। वो हिसाब से देखिए, बात ऐसी है कि अभी राजनीति के अंदर नैतिकता, प्रिंसिपल, ये तो अभी सब किताबों में लिखने की बातें हो गई है। ये हमारे महाराष्ट्र में इस तरीके से कभी हुआ नहीं था, एक बात पहले समझिए। देखिए अब जो हुआ है तो अभी महाराष्ट्र के लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टियों ने समझ लिया कि अभी इसी तरीके से राजनीति चलेंगी, ये लोगों के ध्यान में आ गया है। तो अभी तो कैसा है कि अब जोड़ तोड़ की राजनीति होने वाली है, हो गई है। अब जोड़ तोड़ की राजनीति के अंदर जी, तो जोड़ तोड़ की राजनीति के अंदर मेरे बाप होता, हेलो, जोड़ तोड़ के राजनीति के अंदर क्या होने वाला है, अभी ये कुछ भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको ये अंदेशा दिया है, मेरा जो अनुमान दिया है कि ये कुछ क्यों जा सकते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर जो है ये मुरलीधर मोहोळ का नाम एक आ रहा है, राधा कृष्ण विखे पाटिल का नाम आ रहा है, उसके बाद में बावनकुळे जी का भी नाम आ रहा है, और तो ये विनोद तावड़े का भी चल रहा है। लेकिन अभी विनोद तावड़े का तो मुझे कोई ज्यादा शक्यता लगती नहीं है, लेकिन वो अभी कोई एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स तो अभी इस तरीके से मोड़ ले चुका है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी आने वाले दिनों में। और ये जो, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि दूसरा ये भी हो सकता है कि ये इलेक्शन पिटीशन वगैरह होगा। और इलेक्शन पिटीशन के अंदर क्या है कि काफी लोगों ने ये चुनाव आयोग के पास में रिकाउंटिंग का वगैरह दिया है। हालांकि अगर रिकाउंटिंग अगर होती है बैलेट्स की तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अलग इसमें से नतीजे निकलेंगे महाराष्ट्र के अंदर। हो सकता है कि वापिस से रीचुनाव भी हो सकता है, वापिस से रीचुनाव भी हो सकता है फिलहाल में। और ये जो आप बड़ी बात बोल रहे हैं, इसकी उम्मीद हालांकि बहुत कम है प्रकाश जी कि री इलेक्शन, वो भी जो अभी जो रिजीम है, जो अगर
इस तरह के नतीजे उनके पास हैं कि 230 सीटें उनके पास हैं, 132 सीटें अपने दम पर बीजेपी लेकर आई है, री इलेक्शन हो जाए ये थोड़ी इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि चुनाव आयोग जब कांग्रेस चिट्ठी लिखती है तो चुनाव आयोग सीधे तौर पर अगर ये कह देता है कि भाई कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है और फिर भी अगर आपको किसी तरह के कोई सवाल जवाब है तो आप आ जाइए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर 3 तारीख को 5 बजे हम आपसे बात कर लेंगे, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई है। तो फिर ऐसे में री इलेक्शन और इन सबका मुझे लगता है कि एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है। हालांकि ये एक पूरी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है और ये कहा गया है, हमने सुना था मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा था संविधान दिवस के मौके पर कि एक मुहिम चलाई जाएगी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए। और अब ये पूरी मुहिम जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी कई तरह के अहम फैसले और अहम बिंदुओं पर बात हुई है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए डॉक्टर संदीप, अगर अटके रहते हैं एकनाथ शिंदे अपनी इसी बात पर और कि वो मुख्यमंत्री से कम पर वो मानेंगे नहीं, वो इसी तरह से बार्गेनिंग करते रहते हैं। 5 तारीख कहा जा रहा है कि डेट है जब शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन प्रकाश जी कह रहे हैं कि अभी लग नहीं रहा हाल फिलहाल में हो पाएगा ऐसा, क्योंकि एकनाथ शिंदे कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये माने कि बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई है, और अगर यहाँ वो झुकती है तो फिर जो केंद्र में जिन बैसाखियों पर टिकी हुई है वो भी उनको भी लगेगा कि फिर हमें भी और हार्ड बार्गेनिंग करनी चाहिए और हमें भी अपनी बातों को रखना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में झुक सकते हैं तो फिर यहाँ पर भी झुक सकते हैं। जी केंद्र में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हार्ड बार्गेनिंग तो ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू कर चुके हैं और नीतीश कुमार की कुछ उस तरह की राजनीतिक हैसियत है नहीं, मैंने उस तरह की पोजीशन में नहीं है कि वो बार्गेनिंग कर पाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। और दूसरा जो आपने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एकनाथ शिंदे के बारे में बहुत सारे एनालिस्ट इस तरह से नहीं सोच रहे थे कि वो इतना मजबूत स्टैंड लेंगे। जब वो बाहर निकले हैं तो वो अच्छा, एक और बात है कि देवेंद्र फडणवीस अगर चीफ मिनिस्टर होते महाराष्ट्र के तो शिंदे के लिए काम करना उतना आसान नहीं होता। मतलब वो डोमिनेट करते हर चीज में, अपने विशेष को इम्पोज करते। लेकिन अभी मामला ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दूसरा भी कोई बनता है तो उनके लिए उतनी मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने एक स्टेप लिया है वो बढ़िया से बार्गेन कर पाएंगे। और जब उन्होंने स्टेप ये लिया है तो वो सोच समझ के उन्होंने लिया है, और बीजेपी भी इस बात को समझ गई है कि उनकी विश को उनको फुलफिल करना होगा। और इस तरह से मुझे दिख रहा है जो कोई री इलेक्शंस नहीं होंगे भी तो उसी तरह की फॉर्मेलिटी होगी। लेकिन फिलहाल जो मसला है वो ये है कि बार्गेन करने में सफल दिख रहे हैं और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का काम खराब कर दिया है। और कोई ना कोई मराठा या ओबीसी, यही 2 चीफ मिनिस्टर बनेगा। 38% ओबीसी है वहां और मराठा मैंने आपको बताया। ये चूंकि बीजेपी के जो ट्रेडिशनल सपोर्टर्स हैं वो ओबीसी हैं, तो बीजेपी चाहेगी कि हम उनको साथ दें। अब देखिए क्या कौन बनता है, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस बनते हुए मुझे नहीं दिखते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे अगर जबरदस्त और मजबूत ढंग से खड़े रहे तो बीजेपी को उनको बनाना पड़ सकता है। जी, आपको भी ऐसा लगता है प्रकाश जी कि बीजेपी झुक सकती है? 132 सीटें उसके पास हैं, उसके बाद भी वो झुक सकती है। क्या नंबर गेम से ज्यादा राजदारी वाली बात है? बिल्कुल सही बात, यही बात है, इसीलिए तो फंसा है ना। अब महाराष्ट्र के पब्लिक भी क्या है कि देखिए बहुत बड़ा गेम करती है। देखिए केंद्र के अंदर भी उन्होंने बैसाखियां लेने लगाई, महाराष्ट्र के अंदर भी इनको भलाई कितने भी इन्होंने ये कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको आखिरी सहारा लेना पड़ा। ईवीएम है बोलो या वोट कटे हैं बटे हैं, किस तरीके से आपको भी मालूम है, जिसका आपने उल्लेख कर दिया है। करीब करीब 7% अगर वोट बढ़े हैं तो ये कैसे बढ़े। और परकला प्रभाकर ने तो इसके बारे में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, तो वो वापिस से यहाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे अर्थशास्त्रज्ञ हैं और उसके बाद में ये पॉलिटिकल एनालाइजर है, पत्रकार है, ये सारे के सारे इसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये इसके अंदर की परिस्थिति आज ऐसी है कि ये इसलिए इनको करना पड़ा बीजेपी को। एक बात समझिए बुजरा, क्योंकि महाराष्ट्र अगर इनके हाथ से जाता है, इन्होंने हालांकि महाराष्ट्र की हमारी दुर्गति तो बहुत कर दी है। महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट 20-25 प्रोजेक्ट
इन्होंने गुजरात को लेके चले गए, नए आने वाले प्रोजेक्ट जो है वो भी उन्होंने डाइवर्ट कर दिए। और जो चालू, देखिए गुजरात का विकास करने के बारे में किसी को ऑब्जेक्शन रहने का कारण नहीं है, आप करिए, लेकिन आप महाराष्ट्र की बलि देकर अगर आप गुजरात का विकास कर रहे होंगे, महाराष्ट्र के मुंह के निवाले छीन के आप गुजरात लेके जा रहे होंगे, तो वो बड़ी दुखदेह बात है। और इसीलिए इनके खिलाफ में बड़ा रोष है फडणवीस के बारे में कि भाई आप क्यों नहीं रोक रहे हो। वो अडानी लेके जा, आप क्या बोलते हैं, अपने अमित शाह लेके जा रहे हैं, अडानी लेके जा रहे हैं, मोदी जी लेके जा रहे हैं उसको, वो उनका काम करेंगे, वो गुजराती है, उनको उनका स्टेट का हित करना ठीक है, लेकिन आप कहाँ चुक रहे हो। और इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों को जो है इनके बारे में बड़ा नाराजगी है हमारे फडणवीस के बारे में। और अभी पेच ऐसा फंसा है कि ये कुछ भी हो सकता है, और ज्यादातर यही पॉसिबिलिटी है कि शिंदे ही बनेगी, क्योंकि अभी एक तो उनके पास में सिटी भी ज्यादा है, प्लस एक जो है उनका मैंने जो जिसका जिक्र किया राजदार है, तो वो हिसाब से 25 लाख करोड़ रुपए के अडानी के प्रोजेक्ट है बुशरा, आने वाले 5 सालों के अंदर पाइपलाइन में डाले 25 लाख करोड़ रुपए के, 25 लाख के। तो नेचुरली ये छोड़ नहीं सकते थे ना महाराष्ट्र को कोई हालत में, इसीलिए इन्होंने क्या बोलते हैं इसको साम दाम दंड भेद सारे कूटनीति के रास्ते, ईवीएम सबको मदद में लेके ये सब कर दिया कि आगे का आगे देखेंगे। मैंने जो बोला था आपको कि इलेक्शन काउंटिंग हो सकता है या री इलेक्शन हो सकता है, वो है ना इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन इतनी बात समझिए कि ये कुछ अभी महाराष्ट्र के अंदर 6 महीने में, साल भर में एक भूचाल आने वाला है डेफिनेटली। आपको क्या लगता है कि शरद पवार को चुप बैठने वाला आदमी है? चुप नहीं बैठने वाले वो। और इनके कई सबूत मिल गए हैं। पहली बात क्या है, सबूत काफी मिल गए हैं इनको कि किस तरीके से इन्होंने धांधली की है। आंकड़ों के सबूत मिल गए, मशीनों के सबूत मिल गए, किस तरीके से सारा हैकिंग हुआ उसके सबूत मिल गए हैं। कई लोग आगे आ रहे हैं, और जब 90% लोग इनके खिलाफ है दिख रहा है, जो बोलने वाले जो मिलते हैं, तो क्योंकि ये मुझे खुद को हजम नहीं हो लगता हमारी। देखिए मैंने जो लोकसभा के अंदर जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, सेम टू सेम जैसा को वैसा हुआ। इसके बारे में भी मैं बोल रहा था, मैं पहले 3 महीने पहले बोल रहा था कि 25-75 हो जाएगा, यानी 75% महाविकास आघाड़ी को मिलेंगे, 25। फिर बाद में मैंने बोला 40-60 हो जाएगा। बाद में मैंने ये भी बोला कि भाई हो सकता है कि 45-55 हो जाएगा, कांटे की टक्कर भी हो सकती है। लेकिन वन साइडेड कोई हालत में जा नहीं सकता था, वन साइडेड गया ही है। इनके कुछ तो भी इलेक्शन ईवीएम मैनेजमेंट के कारण, पैसे को खेल के कारण। लाडली बहना है, लेकिन लाडली बहना का इतना असर हो नहीं सकता है। जो करीब करीब वोट जो बड़े हैं, आपने देखा है कितने वोट बड़े हैं। यानी एक तो रात को 11:30 बजे वोट बढ़ा दिए उन्होंने, उसके बाद में फिर काउंटिंग के पहले भी उन्होंने वोट बढ़ा दिए, और करीब करीब कितना 97 नहीं कितना 77 लाख वोट्स बढ़े हैं, 77 लाख करीब। 76। तो ये वोट 76 लाख, हाँ 76 लाख समथिंग है, तो 77 ही पकड़ना चाहिए। तो ये वोट बढ़े कैसे, आए कहां से? और इस तरीके से जो परपला प्रभाकर ने बोला है वही हम पकड़ेंगे। जो मिस्टर गर्ग ने बोला है वो तो एनालिटिकल आदमी, वी आर नॉट एनालिटिकल फिगर एनालिटिकल। उनके पास तो सारा इलेक्शन कमिश्नर का डेटा है। जब इलेक्शन कमिश्नर का डेटा लेके वो बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमिश्नर ने उसका जवाब देना चाहिए। वो तो अभी ना, वो तो मोदी जी के जैसे हो गए ना। उनके तो जो है, मोदी भी जिस तरीके से पत्रकारों को नहीं मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते हैं, तो वही बातें हमारे राजीव कुमार जी कर रहे हैं। तो अभी इसके अंदर करेंगे क्या? लोगों का असंतोष तो बढ़ते जा रहा है, ये बात पक्की है। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इतना असंतोष बढ़ रहा है, इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, और ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग कर देता तो उसमें उसका क्या जाता कि कम से कम लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है ट्रांसपेरेंसी। और अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हो, उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हो, तो चुनाव आयोग अगर डेट्स को अनाउंस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, उसमें अपनी आला दर्जे की जो शायरी है वो वहां पर वो सुना सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर लोगों के मन में इतनी ज्यादा शंकाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस तरह के सवाल उठा रही हैं, तो चुनाव आयोग को सामने आकर उन तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए। अब जब चिट्ठी लिखी गई है तो उस चिट्ठी के जवाब में भी कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और ये भी कि चाहे तो कांग्रेस 3 तारीख को 5 बजे आकर हमसे बात कर ले, हम उनके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन पता है कि अगर पहले से ही एक भूमिका ये बनाई जा रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो उसका जवाब भी किस तरह से दिया जाएगा। लेकिन इस बार हरियाणा की तरह महाराष्ट्र के चुनाव
में चुप बैठने के मूड में उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा के चुनाव के बाद भी, नतीजों के बाद भी चुप नहीं बैठा था विपक्ष, लेकिन अभी जिस तरह से एक तरह का राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, उससे लग नहीं रहा है कि वो ऐसे शांत होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में 2 और राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली और बिहार के। और अगर ऐसा ही होता रहा तो बीजेपी अपनी मनमानी ऐसे ही करती रहेगी और चुनाव के नतीजे मनमाने ढंग से फिर आते रहेंगे। ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब लेना बेहद जरूरी है। और ऐसे में डॉक्टर संदीप यादव जी, क्या हम कोई उम्मीद रखें कि चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, उसका जवाब दे दिया गया है, वक्त दिया गया है, क्या इससे कोई बात बनेगी, या फिर अब आखिरी जो फैसला है वो यही होना चाहिए कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही अब सड़क से ही इसका फैसला होगा? जी, चुनाव आयोग बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो अभी एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है, और उससे कोई आशा की और ट्रांसपेरेंसी की आशा करना मतलब ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को इस तरह से कोई राहत मिलने वाली है। विपक्ष ने जो तैयारी की है अपनी बैलेट पेपर यात्रा की, और उसके लिए जो एक यात्रा निकालना चाहते हैं, मुझे लगता है उसके लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वही उनके लिए कुछ, क्योंकि जैसा फुआरे साहब ने बोला कि ये हकीकत है कि महाराष्ट्र का ये मैंडेट नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में लोग परेशान हैं। जैसे कुछ बहुत ही जो वीडियोस वायरल हैं, जो चीजें निकल के आ रही हैं, 70% गांव में लोगों ने वोट किया, वोट उनका 0 गया है। फिर वो जो राजेश येरुलकर, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कैंडिडेट है, उनके घर में ही 4 वोट है, उनके काडर के वोट है, उनकी पार्टी के वोट है। तमाम ऐसी चीजें, नांदेड़ की बातें आ रही हैं, पूरे महाराष्ट्र से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है या विपक्ष का गठबंधन है, उसको बहुत ईमानदारी से इसको अपने मुद्दों को, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो सत्ता पक्ष है ये कोई स्पेस नहीं देता है, कोई लोकतांत्रिक स्पेस उस तरह से बचा नहीं, तो वो स्पेस भी जनरेट करना होगा और लोगों को जागरूक भी करना होगा और अपने लिए संघर्ष भी करना होगा। और मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन से इनको कोई राहत मिलने वाली है। और इतना ही मैं कहना चाह रहा था। मैं 1-2 बातें और कहना चाह रहा था। पौहरे साहब जो बोल रहे थे कि ये जो माझी लाड़की बहन योजना की बातें की जा रही हैं, ये पूरा और पूरा एक ऐसा नैरेटिव है जो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी सही बात है। इसका असर होगा, लेकिन अशोक गहलोत ने स्मार्टफोन बांटे थे 1,33,000 क्षमा करिए 1,33,00,000 लोगों को, और महिलाओं को उन्होंने 25 लाख का बीमा किया था, कामधेनु योजना, बहुत सारी योजनाएं वो लेके आए थे, वो एकदम धरी की धरी रह गई। ये इस तरह की योजनाएं का अगर कमाल होता तो 2 जगह चुनाव हुआ। झारखंड में मैया सम्मान योजना में जो झारखंड सरकार है वो 2100 रुपए दे रही है, बीजेपी ने कहा था हम 3000 देंगे, वहां क्यों नहीं काम किया उसने? कारण ये है कि जबकि झारखंड में लोग कम पढ़े लिखे हैं, महाराष्ट्र की जनता ज्यादा पढ़ी लिखी है, और महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी का नैरेटिव है पोचिंग और 2 पीस की बात करते हैं, पोलराइजेशन और पोचिंग, तो अगर महाराष्ट्र में तो मुसलमान वैसे भी कम है, 11.5% है, झारखंड में ज्यादा है, 14.5% है, तो पोलराइजेशन भी जो बात कर रहे हैं लोग कि हुआ है, ये उतना, ये सब वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। और अभी 5 महीने पहले जो चुनाव हुए थे उसमें देखिए ये जो स्विंग की बात कर रहे हैं लोग कि 48% चला गया, इधर 35%, 16% का स्विंग बता रहे हैं, ये भी कन्विंसिंग नहीं है, ये कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब मेरे पास तो एविडेंस मेरे सामने नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास है, जो मुझे मिलके मेरे सामने फिल्टर होके आ रहा है, और जो मेरे परसेप्शन थे, मैं भी 2 दिन रह के आया महाराष्ट्र चुनाव में, विदर्भ में, तो मुझे कुछ आइडियाज मिल रहे थे। मैं भी 2-4 पत्रकारों से मिला, बड़े पत्रकारों से मिला, तो मुझे जो परसेप्शन बन रहा था उसमें वो लोग भी यही कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है। तो फिर वो कांटे की टक्कर एक तरफा टक्कर में कैसे बदल गई? और रही बात, वही सेम नैरेटिव था बीजेपी का भी। बीजेपी का झारखंड में वो कहते थे इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बांग्लादेश बॉर्डर से, और यही से, लेकिन वो काम नहीं करता है वहां, यहाँ काम करता है। ये सब वो चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि किसी पार्टी विशेष का आदमी होके नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैंडेट जो है वो महाराष्ट्र का नहीं लगता है, महाराष्ट्र की जनता का नहीं लगता।
जी, बिल्कुल। तो महाराष्ट्र की जनता का ये मैंडेट नहीं लगता है और सवाल यही उठ रहा है कि 50 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 50,000 मतदाता बढ़ाए गए और उनमें से 47 सीटों पर बीजेपी जीत जाती है। वहीं दूसरा एग्ज़ाम्पल कि 5 महीने में 47 लाख वोट बढ़ते हैं और वहीं 2019 से 2024 यानी कि 5 साल में 37 लाख सिर्फ वोट बढ़ते हैं। खुद एसवाई कुरैशी ने कहा कि 1% माना कि जब वोटिंग खत्म होती है, जब तक का टाइम होता है, जो फाइनल का नंबर आता है उसमें 1% से भी कम हमने देखा है कि इजाफा होता है। यहाँ तो 7.83% का इजाफा हुआ है और अलग-अलग जिलों का, जिसमें जो मैंने शुरू में रखा वहां तो कहीं 9% का, कभी कहीं 10% तक का भी इजाफा हुआ है। तो ऐसा क्या जादू हो गया महाराष्ट्र में कि लोग जो है 5 बजे सारे दिन के इकट्ठे होकर 5 बजे एक साथ लाइन में लग गए और लाखों वोट, 76 लाख वोट जो है वो एक साथ बढ़ जाते हैं। तो ये तो अनबिलीवेबल है और यही वजह है कि आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। यहाँ तो मक्खी नहीं, यहाँ तो कुछ लगता है कुछ और बहुत बड़ा कोई जानवर था जो कहे कि निगला नहीं जाता। उस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर हैं और इसीलिए इस बार ईवीएम से ज्यादा बात यहाँ पर चुनावी धांधली की है, जिसको लेकर अब तमाम पार्टियां बहुत सजग हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो अग्रेसिवनेस उनकी नजर आ रही है ये क्या किसी नतीजे तक पहुंचती है, ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट होगा। आखिरी मेरा सवाल आपसे संक्षेप में प्रकाश जी कि क्या किसी तरह का कोई जन आंदोलन की किसी तरह की बात क्या महाराष्ट्र में भी हो रही है? क्या महाराष्ट्र की जनता इसको हजम कर पा रही है जो हुआ है? नहीं, बिल्कुल हजम नहीं कर पा रही है ना, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ ना। यानी मेरे जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक अखबार का मालिक और संपादक, आखिरी मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है, मैं आपको भेजता हूं, और मैंने लोगों को, वो कल जी। पब्लिश हो जाएगा, और मैंने उसके अंदर लोगों को ये बोला है कि 5 तारीख को आप गांधी पुतले के पास में जहां होगे, शांतता का जो संदेश देने वाले महात्मा गांधी हमारे, तो हर गांव के अंदर गांधी रोड है, गांधी का पुतला है, या गांधी का बगीचा है, या गांधी स्क्वायर है, कुछ ना है। मैंने बोला कि आप उसी में जमा हो जाइए, काली पट्टियां बांधिए और शांति से 2 घंटे के लिए वहां जमा हो जाइए। उससे मालूम तो पड़ेगा कि कितने लोग इसके खिलाफ में हैं। इट विल बी लिटमस टेस्ट, बट लेट अस चेक इट, लेट अस चेक इट कि लोग अभी भी कितने जागरूक है। ये हिसाब से मैंने खुद आंदोलन रखा है 5 तारीख को अकोला में, और पहले ही बताया है कि पूरे ओके। महाराष्ट्र के विदर्भ के अंदर लोगों ने ये सब करना चाहिए, ऐसा बोला है। अब लेट अस सी क्या होता है। जी, बिल्कुल। अभी देखना होगा कि क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, प्रकाश जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एकनाथ शिंदे ने पूरा पेच फँसा दिया है महाराष्ट्र की सरकार का और अब वो अमित शाह से एक तरह से चैलेंज करते हुए उनको नज़र आ रहे हैं। उनसे मुलाकात के बाद वो नॉट रीचेबल हैं। क्या वो कोई किसी बड़े खेल की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या वो कुछ बड़ा ऐलान आज कर सकते हैं? इस सब पर हमारी निगाहें हैं और तमाम जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।